4 दिन से आंखें नहीं सूखी है। इतना भयंकर भयावह मंजर था हमारे सामने, आग की लपटें। आग ने वो भयानक मंजर ले लिया था कि देखते नहीं बनता था भैया। बचाने वाला भी बेबस था, बचने वाला भी बेबस था। हम कह रहे थे कूद जा कूद जा, वो नहीं कूदे। खिड़कियां तोड़ी। चेक किस धातु के बने हैं यार, जल्लाद हो क्या? 3 जून 2026 की तारीख दिल्ली के मालवीय नगर में एक अवैध तरीके से निर्मित होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। आज जब इस घटना के 2 दिन बाद हम वापस उसी घटना स्थल पर पहुंचे हैं, उसी होटल के बाहर पहुंचे हैं जो झुलसकर राख हो चुका है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहाँ पर पहला मंजर जो नजर आ रहा है वो ये है। मंजर ऐसा ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। कुछ चीज़ ऐसी, मैंने हाथ लगाया तो खाल मेरे हाथ में आ गई। मतलब मैं वैसे बिल्कुल जल चुके थे लोग। दर्द तो होता है ना, कोई मरता है तो। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठे, जैसे इस तरह की अवैध बिल्डिंग में जब होटल चल रहे थे तो वो जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे, कहाँ था वो एमसीडी जो आज कार्रवाई करने पहुंच रहा है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम पर भी सवाल उठा, क्योंकि घटना होने के बाद जो सबसे पहले वीडियोस आए, जो सबसे पहले एविडेंस आए, उसमें यह दिखा कि जो इसी इलाके के रहवासी हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो ही मदद कर रहे हैं। और आग लगने के लगभग 40 मिनट 45 मिनट बाद पहला फायर टेंडर या पहली फायर ब्रिगेड इस स्पॉट पर पहुंची। पर लोगों ने बचाए, हाथ जले बहुतेरों के बचाते बचाते। कोई इंसान जितनी मदद हुई उतनी मदद करी लोगों ने। अगर पहले तो हो जाता ना इंतजाम तो लोग मरते नहीं। आपको सच्चाई बताऊं, उस दिन से मैं अभी मतलब लिक्विड ही चल रहा है मेरा। मतलब मेरे अंदर गर्मी, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो आज ज़रा उन लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जो इस घटना के अर्ली रेस्पोंडेंट्स थे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि फायर टेंडर को इस स्पॉट तक पहुंचने में आखिर वक्त क्यों लगा और यहाँ पर अब क्या मंजर है। इतना बुरा हाल देखा है ना, जो तो पेट वाली औरत है वहाँ तक कूदी, 4 मंजिल थे, वो नीचे आके मरी गई, खत्म हो गई। एक माँ बेटे दोनों कूदे, उनके हाथ पांव टूट गए, एक का सर कट गए, यहाँ से शीशा में तक कूदे। तो इतना बुरा हाल हुआ ना, भगवान कभी किसी को ना दिखाए ऐसा। इनके हाथ से मरे ना, उनके दिल पे पूछो कितना बुरा हाल हुआ है। ऐसे मुँह में लटके पड़े थे ऊपर सारे खिड़कियों में। क्या कर सकते हैं हम? ना पुलिस आई ना कोई आया। जब सर हो के आए तब आए, तब फ़ोन कराए, तब पुलिस वाले आए। तो ज़्यादा मरिए गए बेचारे घुट के। उन पर तो फ़ोन लगाना ही नहीं आता। फ़ोन लगाना आता तो फ़ोन कर दे पुलिस पे, कर दे पुलिस करती, समय पानी वाले पर फ़ोन करती। अब 10 बजे आई है गाड़ी, 9:30 बजे तो यहाँ तो बहुत कुछ हो गया। बहुत नाश हुआ है समझे लोगों का। एक घर के तो 8 लोग हैं, गाड़ी खड़ी है बाहर। शीशे नहीं टूट रहे थे, इतने मजबूत शीशे थे कि हथौड़न से तोड़े हैं तब टूटे हैं शीशे। पत्थर मारे लोगों ने फेंके तब शीशे टूटे। शीशा भी तो मजबूत था। इस बिल्डिंग के आसपास के सभी इलाके को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है जो जांच कर रही है और उस घटना की सभी निशानियाँ, उस दर्दनाक मंजर की सभी निशानियाँ यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रही हैं। इस बिल्डिंग के बाहर नीचे अभी भी वो गद्दे मौजूद हैं, जिन गद्दों की वजह से कुछ लोगों की जान बच पाई। जो लोग इस बिल्डिंग में दूसरे तीसरे चौथे माले पर थे, वो लोग कूदने के बाद इसलिए बच पाए क्योंकि इस गद्दे का उन्हें सहारा मिला। वो गद्दा आज भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद है। वो टूटे हुए शीशे, वो टूटे हुए पत्थर अब भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो चीख चीख कर उस दर्दनाक मंजर की कहानी अपने आप बयान कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जो इस घटना के दौरान अर्ली रेस्पोंडेंट्स थे, जिन्होंने सबसे पहले लोगों को बचाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, सबसे पहले मदद पहुँचाई। मेरे पास मेरे भाई की कॉल आती है कि यहाँ पे इस तरह आग लगी हुई है, तो मैं फ़ौरन ऐसे ही आ गया। मैं शॉर्ट में था, मैं सीधा आ गया। तो यहाँ पे हम फिर और भी यार दोस्त हैं, हमने उनको कॉल करके 7-8 लोग हम हो गए थे। हमने जैसे ही यहाँ पे मतलब 8:45 में हम पहुँच गए थे। बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी उस टाइम पे। कोई नहीं था यहाँ पर, कोई स्टाफ कोई नहीं था उस टाइम पे। हमने कॉल करा, फिर यहाँ से हमने ये सामने शॉप है, यहाँ से हमने गद्दे उठाए। में गद्दे हमने सारे डाले नीचे, उसके बाद साइड में डाले, ऊपर से खिड़की विंडो एक ही थी, वहाँ से जंप करवाया हमने सबको। एक बच्ची भी थी छोटी, उसमें 8 से 9 लोग हमने यहाँ से जंप करवाए। उसमें एक की टांग फ्रैक्चर हुई है, एक की रीढ़ की हड्डी गई है। उसके बाद आग में हमारी हिम्मत नहीं थी अंदर जा सकते। उसके बाद फायर ब्रेकर आई है, थोड़ी लेट आई थी, 40 मिनट बाद आई थी वो। आप कितने बजे के आसपास आए और पहली फायर ब्रिगेड अगर आपको टाइम याद हो तो कितने बजे के आसपास? 8:45 पे हम आ गए। उसके बाद 40 मिनट बाद फायर ब्रेकर आई है मैम। उसके बाद जब उन्होंने पानी वानी डाला है, उसके बाद हम अंदर गए, क्योंकि उस टाइम आग इतनी भयंकर थी कि हम यहाँ भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। उसके बाद नीचे हम गए तो हमने वहाँ से 7 डेड बॉडी निकाली।
उसमें 2 सही थे, 5 जा चुके। आप लोगों ने खुद डेड बॉडी निकाली, निकाली हमने। बाकी फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स? हाँ मैम, डबल बेड की चद्दरें हमने लेके निकाली। हमने एम्बुलेंस का भी वेट करा, एम्बुलेंस आ रही थी लगातार, उसके बाद हमने चद्दर में निकाल के डेड बॉडी नीचे से लेके आए। उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़े। मैम मंजर ऐसा था, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। कुछ चीज़ ऐसी, मैंने हाथ लगाया तो खाल मेरे हाथ में आ गई, मतलब मैं वैसी बिल्कुल जल चुके थे लोग। हमारे पास ना कोई मास्क था मैम, ना कुछ नहीं था हमारे पास। हमें 2 दिन बाद टोका भी पुलिस वाले ने कि आप बिना उसके यहाँ, तो मैंने कि हमने की कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम सीधे अंदर गए। अंदर मैडम सिलेंडर भी रखे हुए थे, शायद अगर वो सिलेंडर अगर फट जाते तो बहुत हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। शायद हम भी आपको इस टाइम नहीं होते यहाँ पर। हमने भी ईंट से पत्थर मारे थे, एक बार में नहीं टूटा। उसके बाद जालियों को उस रस्सी से खींच करके निकाला गया है। फिर लोगों को हवाला कूद जाओ। फिर याजुद्दीन भाई साहब के यहाँ से गद्दे खींचे तो गद्दे लगाए हैं, तब जा करके वो कूदे हैं, तब 10-15 लोग सकुशल बच पाए हैं। और सारे ही विदेशी नागरिक थे, सिर्फ 2 थे परिवार, गोयल परिवार था। एक बेंगलोर से एक लड़की आई थी, एक गुड़गांव से एक लड़की आई थी बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, कि अपने बुजुर्ग बाग को जो वेंटिलेटर पे देख लेंगे क्या, ये देखने आए थे। यही आखिरी रात लिखी थी उनकी। क्या क्या बताएंगे, कोई बताने की बात है कि 40 एम्बुलेंस आई थी, हर एम्बुलेंस में एक को भेजा गया था। इसरार भाई ने पीसीआर दिया था, मुँह से अपने सीपीआर दिया था। ये बताने की बातें हैं क्या? सबसे पहला मंजर जो था वो धुएं का गुबार था, जो हवा उस तरफ की थी, तो धुआं जब आया दम घोटू, तब मैं उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ तो मैं दौड़ा हुआ बेदाबाश आया। तो यहाँ मुझसे पहले ही लोग लगे हुए थे कार्य करने में, अंजाम दे चुके थे। मैं भी उसमें शामिल हो गया था। हमारे सामने आग इतनी नहीं बढ़ी थी। अगर हमारे पास समय पर समय रहते हुए इक्विपमेंट्स होते, हमें मालूमात होती, इस होटल में रहने वाले स्टाफ को, इस होटल में आने वाले पैसेंजर्स को, लोगों को, विदेशी मेहमानों तक को, किसी को कुछ पता ही नहीं था। अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के अंदर। अभी कितने सारे लोग हैं, किसी को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। उस समय में जिसको जैसे समझ में आया वो करने लगा। हमारे एसएचओ साहब सिविल में हमारे साथ खड़े थे। सबसे पहला चादर उठाने वाला मैं ही हूँ। सबसे पहला मैं हूँ जो चादर लगाने वाला। उसके बाद गद्दे लगाए हैं सारे लोगों ने। सबसे पहले चादर मैं लगाया हूँ। यहाँ पे जो लटका हुआ था यहाँ पे आदमी, उसको छानने के लिए कि पकड़ो। 4 लोगों को बुलाया कि पकड़ो इसको। कोई सारे देख रहे थे। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ चादर लेकर के। उसके बाद सारे लोग आए, फिर चादर लगाए, फिर जो है सारे गद्दे बाद में गद्दे दिए। पहले मैं चादर लगाया, तब जाके गद्दे डालना शुरू किए कि ऐसे नहीं बचेगा। वो कुछ करो, गद्दे डालो, तब जाके गद्दे डाले हैं। ये कितने बजे के आसपास की बात होगी? 8:15 की बात है। 8:15 की। मेरा चोट भी लगा है। देखिए यहाँ पे जो आंटी थी ना, आंटी गिर रही थी, उनको छानने गया मैं। मेरा ये चोट लगा उनके कोहनी से। यहाँ पे मेरा शीशा गड़ा है, यहाँ पे हल्का सा निशान भी होगा। शीशा भी गड़ा था मेरा। सीढ़ी लगा रहा था, सीढ़ी लगा के उतार रहा था उनको, आंटी को। वो थरबसा के वो गिर गई। उनको पकड़ने में मुझे चोट लगा यहाँ पे। आप 8:15, 8:20 के आसपास बता रहे हैं कि आए। यहाँ से पहला कॉल पुलिस को या फिर फायर ब्रिगेड को कितने बजे के आसपास किया गया? पुलिस का कॉल किसने किया मुझे नहीं पता। मैं आया और सीधा बचाने के चक्कर में लग गया। उन लोगों को किसी भी हालत में बचाओ बस। तो जब आप बचा रहे थे तब तक पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी? नहीं थी उस समय। नहीं, फायर ब्रिगेड भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं था। करीब आधे घंटे बाद आया सारे लोग। उस समय हमारे साथ हाँ। दिनेश यादव मौजूद था। हाँ, दिनेश जी मेरे साथ थे। दिनेश जी मेरे साथ थे। वो अंदर गए हैं। वो अंदर गए हैं। 2 साथी थे। और जो टीम वो लोग 2 साथी थे हमारे साथ सिविल में। कुछ लोग नहीं जानते हैं अपने बीट कांस्टेबल को, अब ये इनको याद आ गया। दिनेश जी थे हमारे साथ, हरी टी-शर्ट में, शुरू से हमारे साथ। वो अंदर जाके वो निकाले थे, दिनेश जी थे। तक फायर टेंडर्स आए, जब तक पुलिस वाले आए तब तक कई लोग खिड़की से कूद चुके थे, जिसके वायरल वीडियोस हो रहे हैं। करीब 3-4 तो यहाँ से कूदे, फिर 3 वहाँ से कूदवाए, फिर उसके ऊपर से कूदवाए लोगों को। मतलब 8-10 लोगों को हम लोगों ने सेव कर लिया था उस समय तक, जिस समय पुलिस वाले आए थे। उस समय तक 10-12 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। लगभग 8 सवा 8 का टाइम था। पड़ोस से फ़ोन आता है कि जो आपके दुकान के सामने जो है फ्लोरिस स्टे होटल है, उसमें आग लग चुकी है। तो मैं भागा आया, तो 8:30 बजे मैंने देखा। 8:30 बजे तक मैं पहुंचा, देखा तो बंदे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से जंप कर रहे थे। उस टाइम कुछ नहीं सूझा। हमारा स्थानीय लोग थे 7-8 लोकल्स, उन्होंने और मैंने मिलकर अपनी शॉप से जितने गद्दे थे सब निकाल कर बाहर रख दिए कि वो जंप करें, कूदें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, चोट नहीं आए। तो इसलिए हमने वो बाहर निकाल कर रख दिए। उस पर 8-10 लोग कूदे भी। जो आज जो बचे हुए वो सही हैं, सही सलामत हैं। वो कूद कर बाहर साइड में आ गए। उसके बाद बाहर की साइड में जो रास्ता गया अंदर, उसमें से आवाज़ें आ रही हैं कि जी हेल्प हेल्प हेल्प।
तो वहाँ से ही बंदे कूद रहे थे, तो यहाँ से मेट्रोस उठा के उधर रख दिए। और हमारे स्थानीय लोकल अपने दिनेश कुमार यादव जी हैं कांस्टेबल, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने पड़ोस से जाके सीढ़ी लाए, कभी अंदर गए, कभी बाहर से निकल के आ रहे हैं। और बीच में जब ग्राउंड फ्लोर पर आग फैली हुई थी, ऐसा था मंजर बहुत डरावना, इतना डरावना कि ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता था उसमें। हमने ये आवाज़ें सुनी तो हमने सबसे पहले गद्दे डलवाए, फिर डेड बॉडी निकालने के लिए उनको प्रशासन को हमने चादरें दी, बेड शीट दी और रज़ाई का कपड़ा दिया, वो उसमें लेकर के आए। हमने सारा सामान जो है लगा दिया ठिकाने से सब। वो दुकान जो ठीक होटल के सामने है, वो जो टीन शेड में बना है, वही आप लोगों की जी दुकान जी, है? वही स्ट्रीट शॉप है हमारी, मंसूरी कॉटन शॉप से वही। तो सुबह आपको किसी ने कॉल करके ये बताया? हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, होटल के जस्ट सामने बाजू में उनका घर है, मोहम्मद सफ़ीक नाम है उनका, उन्होंने कॉल किया था मुझे। मैं सुबह 8 बजे जो मौके पर आ गया था और मैंने ही अपने चाचा को फ़ोन की, जिन्होंने BSES को फ़ोन कर जो लगभग 8:50 पे जो यहाँ की बिजली कटवाई। अगर वो बिजली ना कटवाते तो ये भयंकर आग और बढ़ जाती, इसकी चपेट में 2 बिल्डिंगें और आ जाती। 8:52 पे मैंने इस होटल के मालिक को फ़ोन करके जो मौके से अवगत कराया कि हालात ये हैं, लोगों की जान जो बड़े लेवल पर जाएगी। वो मौके पर आए भी, पर उन्होंने गैर जिम्मेदारान जो अपनी जो हरकत की वो मौके पर आया और मौके का जायज़ा लिया। वो अपने आप को बचाने में जो शायद यहाँ से हट के लग गए होंगे। 9:01 से लेकर 9:12 तक 14 मरतबा जो फायर ब्रिगेड्स को मैंने कॉल की। एम्बुलेंस को 8:55 पे मैंने यहाँ से कॉल की। हादसा हुआ है, बड़ा भयंकर हुआ है। ऐसे हादसे दिल्ली में नहीं होने चाहिए। ये लापरवाही जो है अकेले जो लवकेश बजाज की नहीं है, पूरे प्रशासन की लापरवाही है। और 3 दिन गुजरने के बाद, 72 घंटे का समय अधिक से हो जाने के बाद जो अब प्रशासन जो है अपनी जान बचाने में जो मुख्य 5 जो प्रशासन के जो केंद्र हैं, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे MCD विभाग हो, चाहे BSES विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। 8 बजे से 8:30 के बीच की घटना। अगर शुरुआत के 20 मिनट में यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर पुलिस कॉलोनी है, जहाँ अवेलेबल 2 गाड़ी हमेशा रहती है इमरजेंसी के लिए। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर फायर स्टेशन है, मालवीय पुलिस स्टेशन की जड़ में। यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर नेहरू प्लेस है। यहाँ से 12 मिनट की दूरी पर बीकाजी कामा पैलेस है। इतने केंद्रित प्लेस में भी जो अगर फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है, तो दिल्ली के दूर दराज इलाकों में जहां फायर स्टेशन की दूरी 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां तो हम ये उम्मीद करें कि फायर ब्रिगेड पहुंचेगा ही नहीं पूरे दिन। हर इंसान, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर जो चीज़ टाल रहे हैं। मैं उदाहरण देकर आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे GST के अंदर एक आम इंसान पे ये वजन डाल दिया गया कि उसको अपनी कंपनी का ऑडिट हर 3 महीने पे कराना है। फायर ब्रिगेड्स, दिल्ली पुलिस, MCD, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इलाके का ऑडिट हर 3 महीने पे क्यों नहीं कर पाता? फायर डिपार्टमेंट अगर हर 3 महीने पे ऑडिट करे तो फायर डिपार्टमेंट की नॉलेज में यह आएगा कि इलाके के अंदर कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जिन पर NOCs नहीं है। अगर वो टाइम से कार्रवाई करेंगे तो वो ऐसा मैकेनिज़्म जो तैयार करेंगे, ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जो वैसा मैकेनिज़्म तैयार करें कि कोई भी एक ऐसा गैजेट लगाएं कि अगर तुरंत आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल ना करनी पड़े और तुरंत वहाँ जो मैसेज चला जाए कि फला जगह पर, फला बिल्डिंग के अंदर या फला रेस्टोरेंट के अंदर या फला पॉइंट पर जो आग लगी है। ये जब आप डिजिटाइल की बात करते हैं, जब आप मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि मेकिंग इंडिया, तो जब आप तरक्की की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं और AI के दौर में जो आपको कॉल करनी पड़ रही है, तो ये तो जो आपके इलाके में, जब इस इलाके में जो आपने जो दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हैं, वाचिंग सेंटर बनाए, पूरे जो अपने डाटा सेंटर बनाए, वो किस लिए बनाए? आपने वहाँ लोग हायर कर रखे जो 24 घंटे बैठ कर कैमरों पे देखते रहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ जो इलाकों में हो रही है। तो उन कैमरों में क्या दिखा नहीं है? इसकी जड़ में कैमरे, यहाँ कैमरे, वहाँ कैमरे। क्या जो वहाँ पर मौजूद था, क्या नाम है, कंट्रोल रूम में, उसने देखा नहीं कि हुजरानी के इस हिस्से में आग लग रही है? और यहाँ पर जो ज़्यादातर अर्ली रेस्पोंडेंट्स थे, जब तक फायर टेंडर नहीं आए, वो यहाँ के रेसिडेंट्स ही लोकल थे। और वो लोकल थे जो कभी इन होटल में चलते हुए में एक कप चाय या एक कप पानी पीने कभी अंदर नहीं बढ़े हैं। तो मेरे पीछे जो आपको बुलडोज़र नज़र आ रहा है, ये बुलडोज़र उसी इलाके में चल रहा है जहाँ पर आज से 2 दिन पहले आगजनी की घटना हुई थी। इसके ज़रिए जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जो रोड के आगे तक दुकानें एक्सटेंड हुई हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। और इस देश की विडंबना ही है कि न्याय का प्रतीक जो बुलडोज़र आज के दिन में बन गया है, तभी निकलता है जब कोई अनहोनी हो जाए, जब कोई अप्रिय घटना हो जाए। उसके बाद इस एक्शन के ज़रिए ये परसेप्शन देने की कोशिश होती है कि देखो कार्रवाई की जा रही है, न्याय दिया जा रहा है,
जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो एमसीडी का ये बुलडोज़र है, बुलडोज़र पर ही लिखा हुआ है कि एमसीडी का ये है, एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जिन लोगों की दुकानें हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, कुछ अधिकारी हैं एमसीडी के वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक्शन लेने के नाम पर यहाँ जो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ से ठीक 20 मीटर आगे वो होटल है जिसमें आग लगी थी, जिसमें आगजनी की घटना हुई थी। जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। जांच के नाम पर जो है, देखिए जैसे केंद्र में जो पिछले 15 साल के अंदर उद्योगपति पर कभी भी बात आई तो सरकार बैकफुट पर आई, ऐसे ही दिल्ली सरकार की कार्रवाई से आज ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों के जो हित को देखते हुए वो भी जो खाना पूर्ति कर रहे हैं, खरंजे तोड़ने से जो कौन से हाथ से आग के रुक जाएंगे। इस बिल्डिंग पर बुलडोज़र कब चलेगा? 15 साल पहले इस देश के अंदर प्रवृत्ति बुलडोज़र की आपने ही चालू की थी। ये उम्मीद, ये अपेक्षा आपसे लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बुलडोज़र की कार्रवाई आपने ही इस देश में चालू की है। तो इन बिल्डिंगों पर बुलडोज़र चलाइए ना, स्मारक बनाइए। जो लोग मरे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये कह रहा हूँ मरे हैं, वो लोग शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। सारे होटल मैम सील कर दिए कि लेमन ग्रीन, इसको सील क्यों नहीं करा? लेमन ग्रीन के अंदर भी कोई एग्जिट नहीं है, इसमें भी टोटल अंदर से लेके बेसमेंट है, बेसमेंट से ऊपर छत तक इन्होंने रूम बनाए हुए हैं। इसमें टोटल 33 रूम है जी। बिल्डिंग दिख रही है वो ऊपर से नीचे तक। इसमें कोई एग्जिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नीचे ऑलरेडी इसमें बेसमेंट भी है अंदर। इन होटल्स को सील करने और कार्रवाई करने की बात यहाँ के रेसिडेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी आज तीसरे दिन इस पूरे इलाके के उन होटल्स को सील करने का काम कर रही है जो अवैध रूप से जिनका निर्माण हुआ था या जिनको होटल चलाने का एनओसी नहीं है, जो B&B ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत एनओसी ले रखे थे लेकिन प्रॉपर होटल्स चला रहे थे, ऐसे होटलों पर आज कार्रवाई हो रही है और उनको सील किया जा रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि इस पर अब तक सील क्यों नहीं किया गया है या इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। यहाँ से जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ चलने की कोशिश करते हैं, उस दूरी को नापने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना समय लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने में। इस घटना स्थल से जो सबसे नियरेस्ट फायर स्टेशन है वो मालवीय नगर का गीतांजलि फायर स्टेशन है। तो ये गीतांजलि फायर स्टेशन है जो मालवीय नगर में ही पड़ता है, घटनास्थल से लगभग 6 मिनट की दूरी पर। जब अंदर जाकर मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर तो नहीं बात कर सकते, लेकिन उस दिन इस फायर स्टेशन से फायर टेंडर स्पॉट पर नहीं पहुंचा था। यहाँ पे SWT 25 फायर टेंडर अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन 3 जून को जब ये घटना हुई तब ये वाला फायर टेंडर किसी और स्पॉट पर गया हुआ था। यहाँ से पास में ही एक दूसरे घटनास्थल पर आग लगी थी, ये वहाँ पर डिप्लॉयड था। इसीलिए मालवीय नगर वाले इलाके में जो फायर टेंडर्स पहुँचे वो भिकाजी कामा प्लेस और नेहरू प्लेस से पहुंचे थे। तो अब हम यहाँ से निकल के भिकाजी कामा प्लेस जाते हैं, वहाँ अधिकारियों से बात करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जब घटना लगभग 8 बजे के आसपास की है तो 9 बजे के बाद फायर टेंडर्स क्यों स्पॉट पर पहुँचे, इस इमरजेंसी रेस्पॉन्स में आखिर वक्त क्यों लगा। चलिए जो वहाँ के आई विटनेस अकाउंट्स है उनका कहना है कि जब आग लगी उसके 40 मिनट बाद फायर फाइटर्स पहुँचे या फायर टेंडर्स पहुँचे। क्या रीज़न है कि जो सबसे नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ से टेंडर्स नहीं पहुँच पाए और किसी और स्टेशन से भेजना पड़ा? देखिए, हमें ये कॉल मिली थी सुबह 8:50 पे। जो वहाँ लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उनमें से कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि आग जो है वो 8 बजे शुरू हो चुकी थी, कुछ ने 8:30 बजे बोला है, लेकिन हमारे पास जो कॉल आई थी वो सुबह 8:50 पे आई थी। और हमारा जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गीतांजलि फायर स्टेशन है जो 6 मिनट नहीं 3 मिनट दूर है वहाँ से। लेकिन उस वक्त जो वहाँ पर गाड़ी है वो गाड़ी दूसरी कॉल के ऊपर गई हुई थी, वहाँ पर गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। तो इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि जो नियर बाई स्टेशन हमारे होते हैं वहाँ से हम टर्न आउट कराते हैं। घटनास्थल के नज़दीक में 2 फायर स्टेशन हैं जो 7 किलोमीटर की दूरी के आसपास हैं, जिसमें से एक भीकाजी है और एक नेहरू प्लेस। इन दोनों स्टेशनों से इनिशियली गाड़ियों का टर्न आउट कराया गया था। 8:50 पे कॉल मिली थी, 8:51 पे गाड़ियाँ टर्न आउट हो गई थी और 9:10 पे वहाँ हमारी गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी। सर, आज जब मैं मालवीय नगर वाले फायर स्टेशन पर गई और मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट भी पढ़ रही थी जिसमें कोट किया गया है कि मालवीय नगर स्टेशन पर 2 फायर टेंडर्स हैं, एक तो गया था
दूसरा वहाँ पर अवेलेबल था, बट स्टाफ की कमी थी जिसके कारण वो वाला फायर टेंडर निकलकर स्पॉट पर नहीं पहुँच पाया। आई ऑल्सो ट्राई टू वेरीफाई दिस क्लेम, बट वहाँ पर कोई भी ऑन कैमरा बात करने रेडी नहीं थे। तो इस पर क्या क्लेरिफिकेशन? देखिए, वहाँ पर 2 गाड़ी पोस्टेड हैं, लेकिन स्टाफ हमारे पास एक ही गाड़ी का है वहाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गाड़ी दूसरी आप वहाँ देखी है आपने, वो गाड़ी उस दिन वहाँ नहीं थी। वो गाड़ी बल्कि 10 दिन से वहाँ नहीं थी। वो गाड़ी दूसरे स्टेशन पर स्टैंड बाई गई हुई थी ड्यूटी के लिए। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज आर्ग्यूमेंट्स जिसमें इंटरनेट पे कमेडियंस आर सेइंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग कि जिस देश में ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसी सर्विस 10 मिनट में पहुंच जाती है, वहां पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को पहुंचने में 20 मिनट भी क्यों लग रहे हैं? देखिए, ज़ेप्टो पहुँच जाता है, स्विगी पहुँच जाता है 10 मिनट में, जो भी पहुँच जाते हैं। क्या वो 16 टनर गाड़ी से जाते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेरा टर्नआउट है वो 1 मिनट का है। मेरे को कॉल मिलती है, 1 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी बाहर होती है। उसके बाद दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक है, उसमें 16 टनर व्हीकल लेकर के जाना, बड़ी गाड़ी लेकर के जाना, वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। इस कॉल के ऊपर भी मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेज हैं कंट्रोल रूम के अंदर। जो गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड हुई थी, उन्होंने मैसेज दिए रास्ते से कि जाम में हम फंसे हुए हैं, मॉर्निंग आवर था, रश आवर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस से उन्होंने ट्रैवल करा और 20 मिनट के अंदर वो लोग वहाँ थे। HT की रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया कि द दिल्ली फायर सर्विस इज़ अंडर स्टाफ्ड। अभी भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और ये रिपोर्ट सरकार के आगे भी पेश की गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी फायर सर्विस की एफिशिएंसी जो है वो 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ है कि आपके पास मैन पावर कितनी है, ट्रेंड मैन पावर। दूसरी चीज़ होती है आपके पास अप्लायंसेस कितने हैं और वो कितने टेक्निकली साउंड हैं। तीसरी चीज़ जो है आपके पास उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, पोस्टिंग्स किस तरह से, उन आपकी जो सर्विसेज हैं या आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग्स कहाँ, दैट मीन्स फायर स्टेशन आपके पास कहाँ कहाँ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 120 फायर स्टेशन की ज़रूरत है। मेरे पास इस वक्त, हमारे पास दिल्ली फायर सर्विस के पास इस वक्त 71 फायर स्टेशन है। दूसरी चीज़ मैन पावर की करते हैं, जो कि सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है। 71 फायर स्टेशंस को रन करने के लिए जो फायर सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी है MHA की, उसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से मेरे पास आज की तारीख में 12,000 प्लस आदमी होने चाहिए। लेकिन हमारे पास दिल्ली फायर सर्विस में अभी जो है कुल 2,500 आदमी हैं। तो एक्यूट शॉर्टेज मैन पावर की भी है। अप्लायंसेस की तो इतनी शॉर्टेज नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि लेकिन तीनों चीज़ इंटरलिंक है। मान लीजिए आज मैं 10,000 आदमी आप मेरे को दे देंगे, तो मेरे को इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस एकदम ख़रीदने पड़ेंगे। अप्लायंसेस ये एकदम से प्रिक्योर नहीं होते हैं, इनमें टाइम लगता है। कुछ गाड़ियाँ बाहर से भी आती हैं, उनमें लंबा टाइम लगता है। अगर अप्लायंसेस भी मेरे आज इमीडिएटली आप दे दें मेरे को, तो मैं उनको खड़ा कहाँ करूँगा? मेरे को फायर स्टेशन भी चाहिए। फायर स्टेशन की लोकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि MHA की गाइडलाइन है कि 3 से 5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो अर्बन एरिया के अंदर किसी भी कॉल के ऊपर पहुँच जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं, अगर मैं 3-3 किलोमीटर पर भी अपने स्टेशन लोकेटेड कर दूं आज की तारीख में, तब भी मैं 5 मिनट में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए भी हमने सरकार को एक सुझाव दिया है। हमने सरकार को ये बताया है कि जो दिल्ली के जो कंडीशंस हैं, जो जिस तरह की बिल्डिंग सब बन रही हैं दिल्ली के अंदर, जो 25 से 30 साल पहले बिल्डिंग बनती थी, उन बिल्डिंगों में जो फ्लैश ओवर फिनोमेना होता है, जब आग लगने के बाद सारा कंपार्टमेंट फायर में इन्वॉल्व होता है, वो पहले 15 से 17 मिनट का टाइम होता था। आज की जो हमारी कंडीशंस हैं, बिल्डिंग जो डिज़ाइन हो रही हैं, जो बिल्डिंग हमारी लिविंग स्टाइल हो गई है, जैसे कि हर चीज़ हाईली फ्लेमेबल हो गई है, वो पहले नहीं होती थी। जैसे कि वॉल पैनलिंग हो गई, कालीन्स हो गए, आपका PU के सब मटेरियल हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। तो आज की तारीख में जब किसी घर में आग लगती है तो ऑक्यूपेंट के पास 3 से 5 मिनट का ही समय होता है अपने आप को बचाने के लिए। और मेरी जो गाइडलाइन है वो 5 मिनट का मेरा रिस्पॉन्स टाइम बता रही है। अगर आप मालवीय नगर में भी देखें तो हमने 38 लोगों को निकाला है वहाँ से, वी हैव रेस्क्यूड। उनको हमने CPR भी दिया है, उनको ट्रांसफ़र भी किया है। तो इसके लिए हमने दिल्ली सरकार को प्रपोजल दिया है कि स्प्रिंकलर और डिटेक्टर जो है वो हर घर में मैंडेटरी किया जाए, हर बिल्डिंग में मैंडेटरी करा जाए। जो बिल्डिंग अब आएंगी बनेंगी, और जो बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके लिए हमने प्रपोज़ किया है कि उनको भी इसमें लाया जाए। अगले 3 साल के अंदर उनको इंसेंटिव दिया जाए लोगों को कि जो ये डिटेक्टर और स्प्रिंकलर लगवाएगा उसको हाउस टैक्स में हम रिबेट दे सकते हैं। इस तरह से हमने प्रपोज़ किया है। अभी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, देखिए जल्दी ही शायद कुछ होगा।
मालवीय नगर की घटना में जो नुकसान हुआ, जिन लोगों की जाने गई, इसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता, इसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। लेकिन इस घटना के बाद अगर कुछ दुरुस्त किया जा सकता है तो वो ये सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या कमियां हैं, कैसे फिक्स हो सकता है, वो दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर से ही आपने सुना। इसमें कुछ और ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो बातें हमारे आगे कैमरे पर कही हैं, ये मुख्यमंत्री के आगे भी कही होंगी और इस पर काम होगा। और आइंदा जब कभी ऐसी कोई खबर आएगी कि कहीं पर आग लगी तो सुरक्षित लोगों को बचाया जा सके, 0% कैजुअलिटीज़ हो, हम इसी की ही उम्मीद कर सकते हैं। हमारी कोशिश थी कि इस घटना के बाद एक फॉलोअप स्टोरी में इस सिस्टम की उन सारी कमियों पर ध्यान दिया जाए, उन पर बात की जाए जिसकी वजह से 21 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जिसकी वजह से ये मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन कमियों पर काम होगा, ये रिपोर्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और हकीकत, किसी और रिपोर्ट के साथ।